As I told you that we must know the history of English literature. Now, I would like to start from C 450 to 1066. C means circa. Circa means lagbhag. It's not exactly the exact date. C means circa. Circa means lagbhag 450 AD. AD to 1066 AD, and this is called Old English period. Old English period. This is called 450 AD to 1066 AD. Old English period. Now the next one, 1066 to 1500. And this period is also very important to know. Why? Simply because this is called Middle English period. Middle English period. Okay? This Middle English period is divided into subsections. Subsections. From 1340 or rather 50. 1340 to 50 to 1400 AD, this particular period is called Age of Chaucer. Age of Chaucer. Actually, those who are preparing for PGT, TGT, they have nothing to do with this particular age and this age and this age. Okay? Well, when I start from Elizabethan age, so you must be very careful then. So this particular age is called Age of Chaucer. Why? This is called Age of Chaucer. Chaucer was a great poet of the 14th century England और 14th सेंचुरी का एक बहुत महान पोएट था. ही वॉज द रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ द 14th सेंचुरी, इसलिए उसके नाम से इस एज को एज ऑफ चौसर के नाम से जाना जाता है. सो दिस पर्टिकुलर एज, एक्चुअली याद रखिएगा, चौसर इज ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री. चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री के नाम से जाना जाता है. ओके. Then 1400 to 1551. This is also a very important period and very important age, and this is called from Chaucer to from Chaucer to totals miscellany. Miscellany. This is also called hollow age, barren age, because there was no monumental, literary output. कोई बहुत बड़ा काम नहीं हुआ था इस जमाने में, इसलिए इस एज को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है. लेकिन जेंटलमैन, अब बहुत ध्यान से सुनिए. 1558 to 1603. This is very important age in the history of English literature. Queen Elizabeth ascended the throne of England in 1558, and she ruled up to 1603, and she died in 1603, and that's why this age is called Elizabethan age.
Elizabethan age. Now, some points to Elizabethan age. Why it is called? Because Elizabeth ruled over England. एलिजाबेथ इंग्लैंड के ऊपर राज करती थी और एलिजाबेथ ने अपने ज़माने में पोएट्स, राइटर्स और ड्रामेटिस्ट इन सबको बहुत एनकरेज किया और लिटरेचर जो था इस ज़माने में अपनी ऊंचाइयों पे पहुंचा। इसलिए इसलिए इस एज को, एलिजाबेथन एज को गोल्डन एज इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है। और चूंकि इसी क्या कहा जाता है? गोल्डन एज। इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। किसको? एलिजाबेथन एज को कहा जाता है। और बेटे एक बात और याद रखिएगा, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चूंकि एलिजाबेथन एज में बहुत सारे सोनेटियर्स हुए थे, बहुत सारे लिरिसिस्ट हुए थे, बहुत सारे ड्रामेटिस्ट हुए थे, इसलिए इस एज को द नेस्ट ऑफ द सिंगिंग बर्ड के नाम से भी जाना जाता है। क्या? द नेस्ट ऑफ द सिंगिंग बर्ड मीन्स इसको हम लोग क्या कहते हैं? द नेस्ट ऑफ द सिंगिंग बर्ड्स। आइए जरा हम कुछ फैक्ट्स बतलाएं आपको। देखिए 1558 में एलिजाबेथ इंग्लैंड की गद्दी पे बैठी। अब बेटे याद रखिएगा 1564 ये डेट याद रखिए, मीन्स 2 इयर्स ये और 4 ईयर करीब 4 साल ये। इसका मतलब ये हुआ कि एलिजाबेथ के इंग्लैंड की गद्दी पर बैठने के तकरीबन 6 साल के बाद एक बहुत ज़बरदस्त घटना घटी इंग्लैंड के अंदर। और इंग्लैंड में इसी ईयर में शेक्सपियर वॉज बॉर्न। शेक्सपियर वॉज बॉर्न 1564 में शेक्सपियर का जन्म हुआ। इसका मतलब क्वीन एलिजाबेथ को गद्दी पर बैठे हुए तकरीबन 6 साल हो चुका था, 6वां साल था और शेक्सपियर पैदा हुआ। सवाल ये उठता है कि शेक्सपियर किस मंथ में पैदा हुआ था? तो जनरली ये सब लोग कहते हैं कि शेक्सपियर वॉज बॉर्न इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल में पैदा हुआ था। अप्रैल में शेक्सपियर पैदा हुआ। और चूंकि शेक्सपियर को 26 अप्रैल को बैप्टाइज किया गया था और क्रिश्चियंस में बच्चे को तीसरे दिन जनरली बैप्टाइज किया जाता है, इसलिए लोगों का मानना है कि शेक्सपियर जो शायद पैदा हुआ होगा 23 अप्रैल को, यानी अप्रैल 23 अप्रैल को पैदा हुआ होगा। तो जनरली लोगों ने इसको मान लिया कि शेक्सपियर 23 अप्रैल 1564 में पैदा हुआ था। Is that clear to you? Is that clear? Now, well, शेक्सपियर, ये पूरी एलिजाबेथन एज को शेक्सपियर ने कवर किया है पूरी। ओके, यू नो very well that Queen Elizabeth dies in 1603. Okay, should I rub it? Okay. Now, from 1603 to 1625, okay, this age is also very important. Elizabeth dies in 1603, and then when she dies, what happens? स्कॉटलैंड का जो किंग था जिसका नाम जेम्स क्या था?
जेम्स सिक्स जेम्स सिक्स को इंग्लैंड का राजा घोषित किया गया और इससे कहा गया कि भाई आप स्कॉटलैंड की जिम्मेदारी लीजिए, आप इंग्लैंड की जिम्मेदारी लीजिए और आप आयरलैंड की भी जिम्मेदारी लीजिए। तो ये तीनों कंट्री को ये पर इसका होल्ड था। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जेम्स सिक्स ऑफ स्कॉटलैंड जो था, इसको जेम्स फर्स्ट के रूप में इंग्लैंड की गद्दी पे बिठाया गया। तो ये जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड एंड जेम्स सिक्स ऑफ स्कॉटलैंड। ओके, जब ये गद्दी पे बैठा तो याद रखिएगा कि देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए, इसी दौरान एक 1608 में एक बड़ी इंपॉर्टेंट घटना होती है। 1608 में 1608 में क्या होता है, एक जॉन मिल्टन नाम का एक बच्चा पैदा होता है जो आगे चलकर एक बहुत बड़ा पोएट हुआ दुनिया का। मैं समझता हूं कोई भी शख्स अंग्रेजी जानने वाला ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो जॉन मिल्टन को नहीं जानता है। जॉन मिल्टन पैदा हुआ 1608 के अंदर। अब हमको ये देखना है कि शेक्सपियर वॉज बॉर्न इन 1564 और एंड मिल्टन वॉज बॉर्न इन 1608। तो इसका मतलब यह है कि शेक्सपियर की उम्र क्या थी जब मिल्टन पैदा हुआ था। तो आप क्या करें कि 1608 में से आप 1564 माइनस कर दीजिए तो आपको लगेगा 44 ईयर। बड़ा ये कोइंसिडेंस है कि जब मिल्टन पैदा हुआ तो शेक्सपियर 44 साल का था, 44 ईयर ऑफ एज थी उसकी। और ये 44 चीज इतनी इंपॉर्टेंट हो गई जॉन मिल्टन की लाइफ में कि क्या हुआ कि व्हेन मिल्टन was of 44 years of age, जब मिल्टन 44 साल का हुआ तो मिल्टन टोटली ब्लाइंड हो गया था। 44 की उम्र में टोटली मिल्टन ब्लाइंड हो गया था, अंधा हो गया था। एक्चुअली ये मिल्टन 1650 में हाफ ब्लाइंड हो गया था। तो डॉक्टर्स ने इससे कहा कि आप ज़्यादा पढ़ना लिखना बंद कर दीजिए, लेकिन इसने डॉक्टर्स की सलाह नहीं मानी और इसने खुद जो डिफेंस ऑफ द इंग्लिश पीपल, सेकंड डिफेंस ऑफ द इंग्लिश पीपल है, उसमें उसने खुद ये कहा है कि मैं रात मिडनाइट से पहले कभी भी अपने बिस्तर पर नहीं गया। किसमें कहा है उसने? डिफेंस ऑफ द इंग्लिश पीपल, सेकंड डिफेंस ऑफ द इंग्लिश पीपल में उसने खुद लिखा है मिल्टन ने कि मैं मिडनाइट से पहले कभी भी अपने बिस्तर के ऊपर नहीं गया सोने के लिए। तो बहुत, और नतीजा क्या हुआ ये कि 50 में आधा अंधा हो गया था, हाफ ब्लाइंड हो गया था, और 1652 में वो पूरी तरह से अंधा हो गया था। और अपने अंधे हो जाने के बाद मिल्टन ने एक सोनेट लिखा है जो आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं, जिसका नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ओके, अब सवाल ये उठता है, मैं आप लोगों के सामने सवाल रखता हूं कि मिल्टन ने खुद लिखा है इस सोनेट को खुद लिखा है, लिखने वाला मिल्टन है, तो इसका नाम तो ये होना चाहिए था ऑन माई ब्लाइंडनेस, लेकिन इसका नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ऐसा क्यों भाई? अगर मैं लिखूंगा अपने ऊपर तो मैं कहूंगा ऑन माई। ओके, मिल्टन ने खुद लिखा है, अपने ऊपर लिखा है, तो ये हिज क्यों आ गया, माई क्यों नहीं है? ये कभी आपने गौर किया इस चीज को? नहीं किया तो मैं आपको इसका रीजन बतलाऊं।
मिल्टन ने जब वो सोनेट लिखा था 1652 के बाद 53 या 54 में लिखा होगा या 52 में ही लिखा होगा ऑन हिज ब्लाइंडनेस, तो उसने इसका हेडिंग जो दिया था, इसका जो टाइटल दिया था, वो पहली लाइन थी इसके सोनेट की, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। क्या थी उसकी लाइन? उसकी लाइन थी व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। ये टाइटल था जो मिल्टन ने दिया था। लेकिन हुआ क्या कि मिल्टन की डेथ के तकरीबन 96-97 ईयर के बाद इंग्लैंड में एक बिशप था, बिशप थॉमस न्यूटन। बिशप थॉमस न्यूटन ने मिल्टन के वर्क को कंपाइल किया। कब किया? 1761 में। 1761 में उसने इसके वर्क को कंपाइल किया। नतीजा क्या हुआ कि उसने देखा कि इतना बड़ा इसका टाइटल है, वो चेंज करके उसने इसका नाम कर दिया ऑन हिज ब्लाइंडनेस। सिंस देन दिस सोनेट इज कॉल्ड ऑन हिज ब्लाइंडनेस। इज इट क्लियर टू यू? क्लियर हो गया कि हाउ इट बिकेम ऑन हिज ब्लाइंडनेस? तो लिखा है तो मिल्टन ने ही है। ओके, इसके बाद चूंकि ये जॉन मिल्टन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोएट, ओके, इन योर सिलेबस पीजीटी, टीजीटी एंड और नेट और जेआरएफ में, तो इसको आपको ध्यान रखना है इस पॉइंट को। दूसरी चीज, अब ध्यान से देखिए, 1603 to 1625 this particular age is called Jacobean age. This particular age is called Jacobean age. Jacobean age. Okay. Why it is called Jacobean age? Actually, James का एडजेक्टिव जेकोबियन है, इसलिए इस एज को क्या कहा जाता है? जेकोबियन एज कहा जाता है। इज इट क्लियर टू यू? ये 1603 to 1625 दैट इज कॉल्ड जेकोबियन एज। इस जेकोबियन एज में एक बहुत ही जबरदस्त राइटर हुआ जिसका नाम था बेन जॉनसन। बेन जॉनसन ने के कई प्लेस के अंदर शेक्सपियर ने एज एन एक्टर काम किया था, याद रखिएगा। और सबसे ज्यादा नाम लिया जाता है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर में शेक्सपियर ने एज एन एक्टर काम किया था बेन जॉनसन के। बेन जॉनसन शेक्सपियर से इतना प्रभावित था कि इसने जो इसका फर्स्ट फोलियो शेक्सपियर का छपा था, कब छपा था मालूम है क्या आपको? यस, व्हाट इज द डेट? हाँ, द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स वर्क केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1623, और 1623 में जो फर्स्ट फोलियो आया था उसका प्रीफेस जो है बेन जॉनसन ने लिखा था, याद रखिएगा। उसका प्रीफेस बेन जॉनसन ने लिखा था। उसी प्रीफेस के अंदर शेक्सपियर के बारे में ये बेन जॉनसन कहता है, शेक्सपियर वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर एज ऑल द टाइम। उसी प्रीफेस में उसने लिखा है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है शेक्सपियर के बारे में ये किसने कहा है? ओके, बेन जॉनसन, याद रखिएगा। ओके, वेल, तो 1625 इतने में होता क्या है कि 1603 के बाद आगे बढ़ते बढ़ते 1616 में शेक्सपियर की डेथ हो जाती है। तो शेक्सपियर ने कितना कवर किया? शेक्सपियर ने इस एज को कवर किया, शेक्सपियर ने इस एज को कवर किया, आधा कवर किया इस एज को। तो इसको चूंकि इसका
पूरा ड्रामेटिक जो लाइफ डेवलप हुई थी वो एलिजाबेथन एज में हुई थी, इसलिए इसको जैकोबियन राइटर ना कह के एलिजाबेथन राइटर कहा जाता है। किसको? शेक्सपियर को, ग्रेट एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट। इज इट क्लियर टू यू? नाउ 1616 में शेक्सपियर की डेथ हो जाती है और इसके बाद 1625 से लेकर 1649, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एज, नो, बहुत ही इंपॉर्टेंट एज है। और इस एज के अंदर ये व्हाई दिस इज, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एज, इस एज का क्या नाम है वो मैं आपको बताता हूं। इस एज को कैरोलिन एज के नाम से जाना जाता है। कैरोलिन एज, ये कैरोलिन एज के नाम से क्यों जाना जाता है? इसलिए जाना जाता है कि चार्ल्स फर्स्ट became the ruler of England in 1625 and up to 1649 he ruled over England. और 1649 में इसके सर को बिहेड कर दिया गया, इसके सर को कलम कर दिया गया, इसके खिलाफ एजिटेशन हुआ और 49 में इसके सर को कलम कर दिया गया था। किसके? चार्ल्स फर्स्ट के। इसका बेटा जो था चार्ल्स सेकंड, वो डर की वजह से भाग के फ्रांस चला गया। ओके, जब वो फ्रांस चला गया तो अब 1649 से लेकर 1660 तक दिस पर्टिकुलर एज इज कॉल्ड कॉमनवेल्थ एंड प्रोटेक्टोरेट एज, और रूल्ड बाय क्रॉमवेल। क्रॉमवेल के अंडर में इंग्लैंड आ गया और क्रॉमवेल ने इसके ऊपर राज करना शुरू कर दिया और उसने 1649 से लेकर 1660 तक राज किया। किसने? क्रॉमवेल ने। लेकिन क्या हुआ 1660 में, जो चार्ल्स फर्स्ट का जो बेटा था चार्ल्स सेकंड, उसने फ्रांस के किंग के साथ मिलकर वंस अगेन अपने किंगडम को रेस्टोर किया और इसको हटाया गद्दी से और इसको ख़त्म किया और उसने फिर अपने गद्दी पर ये आके बैठ गया 1660 से लेकर 1700 तक का। यही वजह है कि दिस पर्टिकुलर एज इज कॉल्ड रेस्टोरेशन एज। Restoration age. Why it is called restoration age? Simply because once again the Charles became the ruler of England and that's why it is called restoration. चार्ल्स का restoration हुआ, दोबारा वो गद्दी पर बैठा, फर्स्ट का बेटा चार्ल्स सेकंड गद्दी पर बैठा। ओके, और ये 1700 तक ये गद्दी पे रहा 1662। और इस एज को रेस्टोरेशन एज के साथ साथ एज ऑफ ड्राइडन भी कहा जाता है। एज ऑफ ड्राइडन, ये एज ऑफ ड्राइडन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ड्राइडन वाज अ ग्रेट पोएट ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर टाइम and he dominated the literature of this period, you know. Okay, that's why this age is called age of Dryden. Is it clear to you? इस एज को एज ऑफ ड्राइडन भी कहा जाता है। इसके आगे याद रखिए 1700 to 1745 और अदर 40, कुछ लोग कहते हैं 45 तक, एंड दिस इज कॉल्ड एज ऑफ पोप। एज ऑफ पोप कहलाती है ये एज ऑफ पोप। पोप मीन्स अलेक्जेंडर पोप, नो। और अलेक्जेंडर पोप की जो एज है उसको मैं थोड़ा सा आपको समझाऊं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एज है, एज ऑफ पोप। और हालांकि कोई ऐसा राइटर इसमें ऐसा नहीं हुआ जो आपके सिलेबस में हो, टीजीटी
और पीजीटी में, लेकिन चूंकि नेट में तो कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड, तो आप ये देखें कि 1700 to 1745 दिस इज कॉल्ड एज ऑफ पोप। जो मैंने अभी आपको बताया है, ये पोप का मतलब है अलेक्जेंडर पोप। ही वॉज अ ग्रेट पोएट, अलेक्जेंडर पोप, और इस एज को एज ऑफ पोप के नाम से जाना जाता है। लेकिन ऐसा ही नहीं है, इसको एज ऑफ पोप के साथ साथ एज ऑफ पोप के साथ साथ एज ऑफ पोप के साथ साथ इसको ऑगस्टन एज भी इसको कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड ऑगस्टन एज। इसको नियोक्लासिकल एज भी कहा जाता है। नियोक्लासिकल एज भी कहा जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई इट इज कॉल्ड ऑगस्टन एज। इसको ऑगस्टन एज क्यों कहा जाता है? एक्चुअली जीसस क्राइस्ट के इस दुनिया में आने से पहले रोमन की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा एम्परर हुआ था जिसका नाम था ऑगस्टस द ग्रेट। ऑगस्टस द ग्रेट। ऑगस्टस ने अपने ज़माने में लिटरेचर को बहुत बढ़ावा दिया। लिटरेचर अपनी ऊंचाइयों पर एपेक्स पे पहुंच गया था। ओके, तो इस ज़माने के लिटरेचर को बहुत ही हाई क्लास लिटरेचर कहा जाने लगा था, और इस ज़माने के लिटरेचर को पोप के ज़माने में राइटर्स ने इमिटेट करने की कोशिश की। इस ज़माने के लिटरेचर को किस एज में आके 1700 से लेकर 1745 के बीच में इन लोगों ने, राइटर्स ने उनकी नकल मारने की कोशिश की, इमिटेट करने की कोशिश की। नतीजा ये हुआ कि चूंकि उनको इमिटेट किया है उन लोगों ने, इसलिए इस लिटरेचर को ऑगस्टन इस एज को ऑगस्टन एज भी कहा जाता है। हालांकि ऑगस्टस इस जमाने में नहीं पैदा हुआ था। आर यू कैचिंग द पॉइंट? समझ में आ रहा है कि व्हाई इट इज कॉल्ड ऑगस्टन एज? फिर समझें, जीसस क्राइस्ट के तकरीबन 42-44 साल पहले पैदा होने के रोम के अंदर ऑगस्टस द ग्रेट नाम का रूलर हुआ था, और उसके ज़माने में लिटरेचर जो था वो अपनी चरम सीमा पे पहुंचा था। ही वॉज द लवर ऑफ लिटरेचर। ओके, बहुत एनकरेजमेंट दिया था राइटर्स को, और अपनी पीक पे लिटरेचर पहुंच गया था। तो इस ज़माने के लिटरेचर को पोप के ज़माने में, पोप के टाइम पे राइटर्स ने नकल मारने की कोशिश की, उनसे इंस्पिरेशन इनको बहुत मिला, और इसलिए इस ज़माने के लिटरेचर को क्या कहा जाता है? ऑगस्टन लिटरेचर भी कहा जाता है, या इस ज़माने की एज को ऑगस्टन एज के नाम से भी जाना जाता है। ओके, हालांकि ऑगस्टस इस ज़माने में नहीं था। इज इट क्लियर? अब ये किस तरह का लिटरेचर था, ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस करूंगा कि ये लिटरेचर, इस ज़माने के लिटरेचर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, और जो कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी थी वही लिटरेचर इन लोगों ने इसको किया। लेकिन नतीजा क्या हुआ कि नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। ये पूरी तरह से नकल नहीं कर पाए। इन क्लासिकल राइटर को, ये क्लासिकल राइटर्स से, इस ज़माने के राइटर्स को क्लासिकल राइटर भी कहा जाता था। इस क्लासिकल राइटर्स को पूरी तरह से नकल नहीं कर पाए, तो वो क्या हो गए? न्यू हो गए, फॉल्स क्लासिकल हो गए। एंड दैट्स व्हाई दिस एज इज ऑल्सो कॉल्ड न्यू क्लासिकल एज और स्यूडो क्लासिकल एज। PSEUDO, स्यूडो क्लासिकल। इसे स्यूडो क्लासिकल एज के नाम से भी जाना जाता है। ओके, ये स्यूडो क्लासिकल एज जो है बेटे, याद रखिएगा, जनरली जो हम लोग मानते हैं वो 1660 से लेकर 1798 तक की एज जो है, ये न्यू क्लासिकल और स्यूडो क्लासिकल एज कही जाती है।
कब से? 1660 रेस्टोरेशन एज से। ड्राइडन भी इसमें आ गया, पोप भी इसमें आ गया, और भी तमाम राइटर्स इसके अंदर आ गए। इसको यहाँ तक, चूंकि यहाँ से दूसरी एज शुरू हो जाती है, काफ़ी चेंजेस आ गए थे। लेकिन अभी जो मैंने बताया था 1700 से लेकर 1745 तक, दिस इज कॉल्ड ऑगस्टन एज, दिस इज कॉल्ड एज ऑफ पोप, दिस इज कॉल्ड न्यो क्लासिकल, दिस इज कॉल्ड स्यूडो क्लासिकल। लेकिन 1700 आगे देखिए, 1745 to 1798, this is called age of transition, age of transition, or age of sensibility, age of sensibility, एज ऑफ सेंसिबिलिटी, या इसको एज ऑफ जॉनसन के नाम से भी जाना जाता है, एज ऑफ जॉनसन। आई एम टॉकिंग अबाउट डॉक्टर जॉनसन, एज ऑफ जॉनसन के नाम से भी इसको जाना जाता है। इन तीन नाम से इस एज को हम लोग जानते हैं। और 1798 के बाद बड़ी ज़बरदस्त एज शुरू होती है, जो रोमांटिक एज कहलाती है। और रोमांटिक एज को समझाने के लिए, व्हाई दैट एज इज कॉल्ड रोमांटिक एज, I will deliver my lecture in my next video, and thank you very much.